रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय के तत्वावधान में वनमाली सृजन पीठ के अंतर्गत निर्मित कथाओं के महासंकलन कथादेश के 18 खंडों पर आधारित इस कथा यात्रा का यह तीसरा पड़ाव है और मैं मुकेश वर्मा आपको नमस्कार करता हूँ। पहले चरण में कथा यात्रा का शुभारंभ किया था और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित विश्व रंग जो आइसैक विश्वविद्यालयों के समूह ने और जिसमें रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी, जो महोत्सव आयोजित किया था उसका आयोजन इस वर्ष भी हो रहा है और उसके पूर्व रंग के मंगलाचरण के तौर पर हमने ये शुरुआत की थी पहले चरण में और कहानी की जाति स्मृति से उसे प्रारंभ किया था। इस अवसर पर हमने अपने प्रिय और आत्मीय कथाकार नवीन सागर को याद किया। दूसरे चरण में हिंदी साहित्य के कथा सम्राट प्रेमचंद जी के कृतित्व की रोशनी में अपने पद को आलोकित किया और आज तीसरे चरण में हमारे विस्तृत आइसेक्ट परिवार के पितृ पुरुष श्री जगन्नाथ प्रसाद चौबे वनमाली के यशस्वी लेखन से अपनी यात्रा को हम लोग सार्थक करते हैं। मैं आपको खंड 2 दिखाता हूँ जिसमें वनमाली जी की रचना है और उनकी कहानी पर टिप्पणी भी दी गई। मैं ऐसा मानता हूं कि वनमाली जी हिंदी कथा साहित्य की अमूल धरोहर हैं। ऐसा क्यों? तो इसके लिए हमें उनके ऐतिहासिक महत्व को समझना होगा। वनमाली जी का वह समय था जब प्रेमचंद कथा परिदृश्य में छाए हुए थे। उनके थोड़े पहले चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी अपने समय की आधुनिक दृष्टि संपन्न कहानी उसने कहा था लेकर आ चुके थे। इसी समय प्रसाद जी भी अपनी काव्यमय भाषा और गहरी अनुभूतियों को लेकर कहानी के क्षेत्र में भी थे। ये वह समय था और इसमें भगवती शरण वर्मा का भी हम स्मरण करेंगे जिनकी आधुनिक भाषा और प्रखर व्यंग्य शैली रचनाओं को व्यंजित करती है। कि आज़ादी का आंदोलन था, जब आज़ादी के लिए लड़ाई चल रही थी, संघर्ष किया जा रहा था और इसके साथ साथ ही सामाजिक सुधारों का भी यह समय था। तब भारतीय अपनी समस्याओं को ठीक से समझ रहे थे, अपने विभेदों को ठीक से समझ रहे थे और एक नए भविष्य की तैयारी कर रहे थे। इसलिए इन कहानियों में एक आदर्श उन्मुख भाषा उद्देश्य दिखता है जिसमें भविष्य को संवारने की कोशिश, एक सार्थक कोशिश की जाती नजर आती है। अभी जैनेन्द्र कुमार नहीं आए थे और ना ही यशपाल नहीं आए थे, अज्ञेय भी नहीं आए थे। दरअसल यह कहानी का वह संधि काल था जब हिंदी भाषा अपने पैरों पर ठीक तरह से खड़ी हो रही थी। कविता ने भी इसमें बहुत मदद की, गद्य ने इसको विस्तार दिया और एक भाषा का एक सधा हुआ चेहरा हमारे सामने आता है। तो संधि काल में ने इसलिए कहा कि इसके बाद कहानी को जो एक न्याय संगत जो अवसर मिलते चले गए, उसमें हम देखते हैं कि भविष्य में नई कहानी, फिर साठोत्तरी कहानी और फिर आधुनिक कहानियाँ और अभी तक की कहानियाँ लगातार उसमें आती जा रही हैं और शामिल होती जा रही हैं। इन आधुनिक कहानियों में बहुत अच्छे लेखक भी आए हुए हैं। उनमें से एक
कुणाल सिंह भी हैं। कुणाल सिंह हमारे साथ हैं, वे एक अच्छे कथाकार हैं। आज मैं उनसे अनुरोध कर रहा हूं कि वे वनमाली जी की उस कहानी का पाठ करें जिसे हमने अपने संकलन में बहुत गौरवपूर्वक शामिल किया है। श्री कुणाल सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कथादेश के खंड 2 में वनमाली जी की जो कहानी, कथादेश के खंड 2 में जगन्नाथ प्रसाद चौबे वनमाली जी की जो कहानी शामिल की गई है उसका शीर्षक है रेल का डिब्बा। रेल के डिब्बे में आपने सफर तो कई बार किया होगा, मगर क्या कभी सोचा कि यह दुनिया भी जिसमें आप घर द्वार बांध कर रहते हैं एक बड़ा रेल का डिब्बा है? क्योंकि यह भी उसी की भांति लोगों और उनकी चीज वस्तुओं से खचाखच भरा है, जहां उन्हें परवाह नहीं कि कौन खड़ा है और कौन बैठा है, जहां सबको केवल यही चिंता है कि कैसे अपने लिए अधिक से अधिक जगह पर काबू पाया जाए और कैसे आराम से सफर किया जाए। खैर, तुलना का खुलासा यहीं बंद कर कहानी सुनाऊं। एक बार मैं रेल में सफर कर रहा था। रात थी और गाड़ी सपाटे से भागी जा रही थी। मैं जिस डिब्बे में बैठा सफर कर रहा था वह लाजमी तौर पर पैसेंजरों और कई बक्सों, बिस्तरों और पुलिंदों से भरा हुआ था। जगह की कोताही के कारण यात्रियों की बड़ी संख्या खड़ी हुई थी। कई यात्री बेंचों के बीच सामान पर ही जगह बनाकर सिमटे सिकुड़े बैठे थे। लेकिन उसी डिब्बे में ऐसे कई भाग्यवान भी थे जो अपने अपने बिस्तर खोलकर ऊपर नीचे की सीटों पर पसरे हुए थे और दीन दुनिया की खबर भूलकर खर्राटे भर रहे थे। मैं बड़ी देर तक अपनी सीट पर बिस्तर के सहारे टिका डिब्बे में फैली अस्त व्यस्तता पर गौर करता रहा कि मुझे उन सोने वालों पर भीतर ही भीतर गुस्सा उमड़ने लगा। मैंने अपने से पूछा, क्या इन खड़े हुए और सामान पर सिकुड़ कर बैठे हुए यात्रियों के लिए जरूरी नहीं कि ये मुसीबत झेलना छोड़कर उन भाग्यवान खर्राटे भरते हुओं को झटका देकर उठाएं और कहें कि हमने भी टिकट खरीदा है और हमें भी आराम की जरूरत है, तुम उठकर बैठो और जरा हमें भी कमर सीधी करने दो। मुझे जवाब मिला, जरूरी हो सकता है पर उचित नहीं। मगर उचित क्यों नहीं? क्योंकि कानून है जो चाहता है कि जिसे जितना आराम जिस किसी तरह से मिल चुका है उससे वह बेदखल न किया जावे। क्योंकि धर्म है जो सांत्वना देता है कि आराम और तकलीफ कुछ नहीं, केवल अपने कर्मों का भोग है जो अगर चुपचाप झेल लिया जावे उसी में वाहवाही। मेरी विचारधारा शायद अभी और आगे चलती कि गाड़ी किसी स्टेशन पर आकर खड़ी हुई और कई नए मुसाफिर पुराने यात्रियों के विरोध करने पर भी डिब्बे में चढ़ाएं तथा बकते झकते अपने बैठने के लिए जगह तलाश करने लगे। उसी चहल पहल के बीच एक नवदंतुक ने मेरे सामने की बेंच पर बैठे एक मुसाफिर से प्रश्न किया, क्यों जी, तुम्हारे पास टिकट है? वह मुसाफिर जिससे प्रश्न किया गया था सक पकाते हुए बोला, नहीं है बाबू। अब नवदंतुक सज्जन शेर हो गए, ताव से बोले, तब क्या तूने अपने बाप की रीत समझ रखी है तो सफर की निकल पड़ा? उतर बेंच पर से, हम बैठेंगे, हमारे पास टिकट है। वह मुसाफिर जिसके साथ उसकी जोड़ू और 3 बच्चे थे सब सामान समेट कर चुपचाप उतर कर बेंच के नीचे जैसे तैसे जगह करके बैठ गए। मेरा ध्यान उस नवदंतुक के अन्याय से या कहो न्याय से उस कुटुंब की ओर खिंच गया। आदमी सफेद बंडी पहने था, उसकी धोती घुटनों तक पहुंचती थी और उसके सिर पर एक पुरानी मैली पगड़ी थी। उसकी जोरू जो स्त्री से मादा ही अधिक दिखती थी, जो सिर्फ नर का साथ चाहती है और बच्चे जनती है, एक चौड़े लाल पाड़ की मोटी मोटी धोती पहने थी जिसमें उसके तीनों नंग धड़ंग बच्चे ठंड से बचने के लिए बारी बारी से छिपने की कोशिश कर रहे थे। सामान की जगह उनके पास बांस की टोकरी थी और एक फटा बोरा जिसमें उनके मैले कुचैले चींथड़े से कपड़े ठूस ठास कर भरे थे। उनसे दुर्गंध चली आ रही थी।
मैंने मन ही मन इस नवगंतुक की सूझ की दाद दी। ठीक इसी तरह के लोगों को तो बेटिकट समझा जाता है और अपने आराम के लिए उन्हें जब चाहे तब धकिया दिया जा सकता है। और मैं सोचने लगा उस बड़ी दुनिया की बात, जहां उस रेल के डिब्बे की ही भांति दो वर्ग हैं, एक टिकट वाले, दूसरे बेटिकट वाले। जहां टिकट वालों की सुविधा और आराम ही सब कुछ है और बेटिकट वाले तो सिर्फ स्वांग तमाशा जुटाने के साधन हैं। जहां उन बेचारों के पास उनकी जरूरतों को मुहैया करने के लिए पैसे नहीं, जिन्हें जन्म भर सिर्फ गंदे मकान, तंग रास्ते और अंधेरी गलियां ही नसीब हैं, जो सिर्फ कर्जे काट कर बेटिकट गाड़ी में चढ़कर जिंदगी के स्वांग को चालू किए रहते हैं। मगर जहां वह स्वांग भी ऐसा कच्चा है कि न जाने वह कब टूट जाए और दुनिया से न जाने कब बाहर ढकेल दिए जाएं। सोचते सोचते मुझे उस नवगंतुक पर बड़ी चिढ़ छूटी। क्या अपने वर्ग के आदमी को इस तरह से बेंच पर उठा देते? माना कुटुंब में बेटिकट था, उसका रेल पर कोई दावा नहीं था, पर क्या उन लोगों की आदमियत पर भी कोई दावा नहीं होना चाहिए? क्या अपनी लाचारी के कारण वे नहीं चाह सकते कि उनसे सहानुभूति प्रकट की जाए, उनसे संवेदना दिखाई जाए? मैंने भावना में डूबे हुए बिस्तर बेंच के नीचे डाल लिया और अपने बेटिकट साथी से कहा, लो तुम यहाँ आकर बैठो। साथी बोला, नहीं बाबूजी, हम यहाँ अच्छे हैं, आप हमारी खातिर तकलीफ न उठाओ। मैंने जवाब दिया, नहीं मुझे कोई तकलीफ नहीं, तुम यहाँ आकर बैठो। मैंने जोश से नीचे खींचकर पास बैठा लिया उसे। उसकी जोरू और बच्चे भी अनुग्रहित हुए से बेंच पर आकर बैठ गए। वे नवगंतुक सज्जन घूरते रहे। मैंने जी बढ़ाने की खातिर अपने बेटिकट साथी से पूछा, क्यों, कहाँ जाओगे? वह बोला, टाटा नगर जाएंगे। मुझे आश्चर्य हुआ, टाटा नगर तो बहुत दूर है, वहां क्यों जा रहे हो? मजूरी खोजने बाबूजी, सुनते हैं वहां मजूरी अच्छी मिलती है। और अब तक क्या करते थे? बाबूजी, अब तक खेती पर ही गुजर बसर होती थी, पर 2 साल से पानी नहीं बरसा तो खेती क्या हो, तो जमीन रहन करनी पड़ी और अब वह भी हाथ से चली गई। अब तो कर्म में मजदूरी करना बता है, सो मजदूरी करेंगे और पेट भरेंगे। इतनी दूर बेटिकट गाड़ी में सवार होकर जाने से क्या यह अच्छा नहीं था कि तुम इधर उधर मांग जांच कर कुछ दिन अपना गुजारा चला लेते और बरखा के बाद अपने गांव में कुछ काम ढूंढ लेते? बाबूजी, भगवान ने कंगाल कर दिया तो क्या, अभी हमारे हाथ पैर तो साबुत हैं, इनके रहते हम भीख क्यों मांगते? फिर जिस गांव घर में अभी तक धरती जोतते बोते रहे, मजदूरी करके हम मान गंवा बैठते। इस लाचारी के कारण परदेश मेहनत मजदूरी करने जाते हैं। उस बेटिकट साथी की आत्मसम्मान की भावना ने मुझे आश्चर्य में डाल दिया। लेकिन मैंने सोचा कि क्या मजदूर होकर भी इस आदमी में यही साहस और आदमियत बची रहेगी? शायद मजदूर होकर यही आदमी शराब और ताड़ी पीने लगेगा, फिर अपनी जोरू से पैसों के लिए मारपीट करेगा और एक दिन उसे मारकर घर से बाहर निकाल देगा। उसकी जोरू और लड़के तब भीख मांगते गली गली में डोलेंगे। लड़के शायद जेब काटने लगेंगे। उनके लिए तब समाज पुलिस खड़ी करेगा, कानून बनाएगा और इस तरह संपत्ति वालों की चोटों और भिखारियों से रक्षा करेगा। यह हुई हमारी सभ्यता। मैं भीतर ही भीतर सुलगता रहा और गाड़ी सपाटे से भागती रही। उस रात सर्दी खूब कड़ाके की थी। माघ का महीना था। डिब्बे की सारी खिड़कियां बंद कर ली गई थीं। तब भी न जाने ठंड कहां से घुसी आ रही थी। मैंने बिस्तर में से कंबल निकालकर अपने ऊपर डाल लिया था, पर बार बार यह प्रश्न मेरे मन से टकरा जाता, और ये आखिर मुझे अपनी संवेदना व्यक्त करनी पड़ी। क्यों, तुम्हें ठंड तो खूब लग रही होगी? साथी बोला, ठंड क्यों न लगेगी बाबूजी,
मैंने अपने से कहा, इस आदमी के जवाब का दूसरा पहलू भी हो सकता है। वह चाहता तो कह सकता था, ये आपको क्या मालूम होता है, हमें गर्मी मालूम हो रही है, पर आपको हमारी फिक्र ही क्यों, आप तो मजे में हैं। सोचकर मुझे अपनी थोथी संवेदना पर गुस्सा हुआ है, लेकिन भीतर से एक ध्वनि आई, इसमें तुम्हारा क्या, अपना अपना भाग्य ठहरा। तब सवाल हुआ कि वह भाग्य जो मैं कंबल ओढ़े हूं, उसे देकर क्या बदल नहीं सकता। मैं तो उसे फिर भी खरीद सकता हूँ और अपने सड़े भाग्य को मना सकता हूँ, किंतु उस गरीब कुटुंब के लिए कर्मों का भोग शायद ऐसा जबरदस्त है कि उससे वह कंबल इस जन्म में तो क्या, दूसरे जन्म में भी नसीब न हो। भाग्य की बात उठाकर क्या मैं नाहक अपनी गैर जिम्मेदारी को पनपने का मौका नहीं देता, मगर आदमी होकर मैं क्यों अपने को उस कमजोरी का शिकार होने दूं, अपने वश तक दूसरों के रंज और गम में भागी क्यों न बन सकूं। मगर मैंने कहा कि यह तो सफर है और जहां मैं बैठा हूं वह रेल का डिब्बा है, यहाँ इस तरफ बैठने का क्या मतलब। सब मुसाफिर हैं और सबको एक दूसरे से विलग होना है। तब अपनी चिंता आप संभाल व्यवस्था को कायम रखें। यदि चिंता खुद ना कर सकें तो दलबंदी करें, वर्ग बनाकर एक दूसरे से लड़ें और एक दूसरे के मुंह का कौर छीनें। जीवन संघर्ष है और आराम और खाने पीने की चीजों की सख्त जरूरत है, जो किसी प्रकार की दया माया नहीं देखती। इसलिए पहले अपनी जिंदगी साज संवार ली जाए, फिर देखा जाए ईश्वर क्या है, धर्म क्या है, सभ्यता क्या है। मेरे भीतर इस भांति तर्क वितर्क चलता रहा। न जाने क्यों मेरे कान का झुकाव उस एक धोती में लिपटी माता के प्रति और ठंड में सिकुड़ते उनके बच्चों के प्रति ही बना रहा। मैंने उन्हें अपने टिफिन बॉक्स में से निकाल कर खाने को बिस्कुट दिए, उस आदमी से दो चार मीठी मीठी बातें भी की, मगर वह कंबल। चलिए उसके पहले एक घटना सुना दूं। जब गाड़ी एक बार फिर किसी स्टेशन पर रुककर आगे बढ़ने लगी, तब हमारे डिब्बे में टिकट चेकर घुस आया। मेरी अब तक उस गरीब कुटुंब से जो आत्मीयता हो गई थी, उससे मैं फिक्र में पड़ गया कि उस आदमी का जो अपने साथ पूरी गृहस्थी बांधकर टाटानगर काम खोजने जा रहा था, क्या होगा क्या होगा। टिकट चेकर की दुनिया में तो कोई आत्मीयता नहीं। उसकी व्यवस्था तो इसी पर कायम है कि वह बेटिकट वालों को खोज खोज कर निकाले और उनसे अपनी कंपनी के लिए भी जितने भी दाम ऐंठ सके ऐंठे। उसके लिए तो आदमी टिकट वाला प्राणी है, और जिस आदमी के पास टिकट नहीं, उसे आदमी समझने की उसके पास वजह ही क्या। इतने में टिकट चेकर मेरे पास पहुंच गया और मेरा टिकट देकर वह मेरे साथी से टिकट मांगने लगा। मेरे साथी ने वही जवाब दिया, टिकट नहीं है बाबूजी। टिकट चेकर ने तब कहा, टिकट नहीं है तो निकालो पैसे। मेरा साथी बोला, पैसे होते तो बाबूजी हम क्या टिकट नहीं खरीदते। मगर टिकट चेकर की व्यवस्था व्यक्ति की यह सच्चाई कब चाहती, वह तो दो ही बातें जानती है, टिकट और टिकट न होने पर उसके प्रतिरूप पैसे। और जहां ये दोनों नहीं, वहां गाली गुस्ताख, लात घूसे, पुलिस हवालात। इसीलिए टिकट चेकर ने गुस्से में बात करते हुए कहा, तब क्या तूने अपने बाप की रेल समझ रखी है। हरामजादे बेटिकट गाड़ी में सवार होते हैं और कहते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं। चलो साले उतरो बेंच पर से और उधर कोने में खड़े हो जाओ। वह आदमी अपनी जोरू और बच्चों के साथ फिर से बेंच से उतर कर नीचे खड़ा होने लगा कि मुझे तैश आ गया। मैंने अपने साथी से कहा, डरो मत, तुम जहां हो वहीं बैठे रहो। और फिर मैंने टिकट चेकर को अंग्रेजी में लताड़ा, कानून है तो क्या किसी की इज्जत उतारने के लिए है। टिकट नहीं तो आप इन्हें अगले स्टेशन पर उतार सकते हैं और चाहे तो पुलिस के हवाले कर सकते हैं, पर आप मेरे रहते इन्हें बेइज्जत नहीं कर सकते। टिकट चेकर शायद डर गया। उसे कब आशा थी कि रेल के डिब्बे के भीतर कोई टिकट वाला यात्री अपने बेटिकट सह यात्री का भी पक्ष ले सकता है। वह सहमते हुए बोला, अच्छा मैं अगले स्टेशन पर देखता हूँ।
और चुपचाप दूसरे सारे यात्रियों के टिकट चेक करने लगा। डिब्बे के अन्य यात्री जो अधिकतर या तो खड़े थे या अपने अपने सामान पर सिकुड़ सिमट कर बैठे थे, ज्यों के त्यों गुमसुम बने रहे और मुसीबत झेलते रहे। उनके लिए जैसे वही कर्म का खेल था। पर मैंने अपने से पूछा, क्यों वे नहीं सोचते कि उनके लिए टिकट चेकर की व्यवस्था में क्या जगह है? उनकी व्यवस्था तो केवल बेटिकटों को खोजती है, उन्हें काट कर आगे बढ़ जाती है। तब वे क्यों उस व्यवस्था को सह रहे हैं? क्यों वे नहीं टिकट चेकर से दरियाफ्त करते हैं कि जनाब, हमारे लिए आपकी क्या व्यवस्था है? आपका काम नहीं कि उन सोते हुए खर्राटे भरते लोगों से कहें कि उठो, दूसरों ने भी टिकट लिए हैं और वे बैठेंगे। मैं सुन्न बना ताकता रहा और सोचता रहा कि गाड़ी इस स्टेशन पर पहुंचकर रुकी। वह टिकट चेकर फिर यमदूत का सिर पर खड़ा हुआ और मेरे बेटिकट साथी से बोला, लो उतरो, अब देखता हूं कौन तुम्हारा चार्ज लेता है। यह मेरे लिए एक चुनौती थी, पर मुझे खून का घूंट पीकर घर जाना पड़ा, क्योंकि मेरी जेब में इतने पैसे नहीं थे कि मैं उसका चार्ज पटा लेता। फिर मेरी यात्रा का छोर दूर था, जिससे अपनी जेब के पैसों की मुझे सख्त जरूरत थी। आदमी डिब्बे से उतरते उतरते बोला, जाते हैं बाबूजी, तुम्हारी दया के लिए भगवान तुम्हें बदला देगा। जय राम जी की। मुझे बड़ी व्यथा हुई कि मैं मौखिक उनके प्रति सदैव होकर भी उनकी सक्रिय रूप से कोई मदद न कर सका। तभी मुझे अपनी देह से लिपटा कंबल याद आया। मैंने झट से अपने शरीर से कंबल उतारा और अपने साथी को की ओर बढ़ाते हुए कहा, ठंड के दिन है, लो मेरी तरफ से यह कंबल ले जाओ, काम आएगा। मेरा साथी कृतज्ञता से भर गया। बोला, बाबूजी, आपकी दया हम जन्म भर नहीं भूलेंगे, मगर हम कंबल नहीं लेंगे। यह कंबल कहाँ कहाँ काम देगा। जब आदमी चला गया तब मैं भौचक उसकी बात पर गौर करने लगा। सचमुच कंबल उसके मर्ज की दवा नहीं हो सकता। प्राकृतिक दृष्टि से उस अपाहिज आदमी को ऐसा ज्ञान होगा, यह मेरी कल्पना में नहीं था। अब ऐसे आदमी को क्या मिलेगा? टिकट चेकर के लात घूंसे, पुलिस वालों की गालियां, सड़कों पर भीख मांगना। क्या ऐसी परिस्थिति में उस आदमी के भीतर छिपा हुआ ज्ञान लुप्त नहीं हो सकता? उस ज्ञान के लुप्त होने पर उस आदमी के अंदर जो बवाल पैदा होगा, उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? क्या यही समाज है? क्या यही समाज नहीं जिसे व्यक्ति ने अपने विकास के लिए खड़ा किया है? और वह समाज क्या जो मुझ जैसे एक आदमी को बधी रोजी देता है, घर द्वार देता है और उस जैसे आदमी को एकदम कुचल देता है? ऐसा समाज और कितने दिन टिक सकेगा? तभी वे नवगंतुक सज्जन जो अभी तक दर्शक का रोल अदा कर रहे थे, मुखातिब होकर बोले, मैं अपने अन्याय पर शर्मिंदा हूं, आप मेरी बधाई ग्रहण करें। मैंने कहा, धन्यवाद, आपका शुभ नाम? बताया गया, सुधींद्र। मैंने पूछा, प्रगतिवाद पर इस महीने अमुक पत्र में जो लेख निकला है वह क्या आपका ही है? उन्होंने बताया, जी, आपको लेख पसंद आया? मैंने कहा, आपने यही तो बताया है कि हमारी समस्याओं का असली प्रगतिशील समाधान वर्ग संघर्ष और क्रांति है। वे बोले, बिल्कुल ठीक। मैं बोला, बिल्कुल ठीक। उन्होंने पूछा, आपका मतलब? मैंने जवाब दिया, बिल्कुल ठीक ही तो। और मैं खिड़की के बाहर मुंह निकालकर प्लेटफॉर्म की भीड़ भब्बर को देखता सोचता रहा, इस दुनिया में लेखों द्वारा वर्ग संघर्ष और क्रांति की जाती रहेगी, परंतु इन गरीबों को बस पूरी मौखिक सहानुभूति ही पल्ले पड़ेगी। ये अमीर और पढ़े लिखे कहे जाने वाले लोग इन्हें चूस चूस कर मोटे होते रहेंगे, मगर अपनी मोटी आमदनियों और मोटी तनख्वाहों के नीचे नापते रहेंगे कि हम उन्नति कर रहे हैं, कि हम प्रगति कर रहे हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद कुणाल जी। तो मित्रों, ये एक बहुत दिलचस्प कहानी, और इस पर भोपाल में और खंडवा में नाटक भी खेला गया, बहुत चर्चित रहा, बहुत प्रशंसित रहा।
इस छोटी सी कहानी में और एक छोटे से रेल के डिब्बे में वनमाली जी ने दुनिया जहान को शामिल किया और जितनी दुनिया उसमें है, उस रेल के डिब्बे में है, उसके लोगों के मनोवैज्ञानिक ऑब्जर्वेशंस उनके बहुत देखने लायक हैं, भरपूर ऑब्जर्वेशंस हैं। उसके साथ ही सामाजिक आर्थिक स्थितियां जो हैं उन पर बहुत तरीके से प्रकाश डाला गया है। इस कहानी पर टिप्पणी लिखी है हमारे मित्र आशुतोष ने, जो कि सागर विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं हिंदी के, और उनकी टिप्पणी इस संकलन में संकलित की गई है। मैं कुणाल जी से निवेदन करूंगा कि उस टिप्पणी को और पढ़ दें ताकि हमारे दर्शकों को, हमारे पाठकों को इस कहानी के भीतर प्रवेश करने में और भी सुविधा होगी। कुणाल जी। जी जरूर। इस कहानी पर हमारे मित्र और युवा आलोचक आशुतोष जी ने टिप्पणी लिखी है जो इस प्रकार है। जगन्नाथ प्रसाद चौबे वनमाली हिंदी के महत्वपूर्ण कहानीकार हैं। उनके सक्रिय लेखन का समय मुख्य रूप से 1940 से लेकर 1960 के बीच का है। उनकी लिखकीय प्रतिभा को उनकी पहली ही कहानी जल्दसाज से पहचान मिल गई थी। यह कहानी 1934 में कलकत्ते से निकलने वाले विश्वामित्र मासिक में प्रकाशित हुई थी। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी द्वारा अपनी श्रेष्ठ कहानियों के संकलन में उनकी कहानी आदमी और कुत्ता को सम्मिलित किया गया। वनमाली जी की कहानियों में मानव मन के द्वैत का बारीक मनोविश्लेषण, समाज के वंचित लोगों के जीवन की आदरपूर्ण स्वीकृति, किसानों मजदूरों के जीवन के उल्लास, अभाव और उनके श्रम के प्रति आत्मीयता तथा मध्यवर्गीय जीवन शैली व मानसिकता आदि को प्रमुखता से स्थान मिला है। रेल का डिब्बा का कथानक अत्यंत छोटा है किंतु इसका निहितार्थ व्यापक है। कहानी प्रथम पुरुष वाचक में लिखी गई है। कहानी का केंद्रीय विषय यह है कि एक गरीब परिवार जो अपनी बेरोजगारी से हलकान होकर टाटा नगर की यात्रा कर रहा है। ट्रेन की उसी बोगी में कहानी का वाचक मैं भी यात्रा कर रहा है। बेटिकट यात्री परिवार के साथ तथाकथित सभ्य समाज के नागरिक किस प्रकार से अमानवीय व्यवहार कर रहे हैं, इसका प्रामाणिक व मार्मिक चित्रण लेखक ने किया है। टिकट चेक करने वाला व्यक्ति भी उस बेटिकट यात्री परिवार के साथ सख्ती करता है। जिस पर कहानी का वाचक मैं हस्तक्षेप करते हुए अपनी मनुष्यता का परिचय देता है। उस बेटिकट यात्री के साथ होने वाले गैर मुनासिब व्यवहार को देखते हुए लेखक ने लिखा है, ये कोट है, और मैं सोचने लगा यह दुनिया, और मैं सोचने लगा उस बड़ी दुनिया की बात जहाँ उस रेल के डिब्बे की भांति ही दो वर्ग हैं, एक टिकट वाले और दूसरे बेटिकट। जहाँ टिकट वालों की सुविधा और आराम ही सब कुछ है और बेटिकट वाले तो सिर्फ स्वांग तमाशा को जुटाने के साधन है। जहाँ उन विचारों के पास अपनी जरूरतों को मुहैया करने के लिए पैसे नहीं, जिन्हें जन्म भर सिर्फ गंदे मकान, तंग रास्ते और अंधेरी गलियां ही नसीब हैं, जो सिर्फ कर्ज काट कर बेटिकट गाड़ी में चढ़कर जिंदगी के स्वांग को चालू किए रहते हैं। मगर जहाँ वह स्वांग भी ऐसा कच्चा है कि न जाने वह कब टूट जाए और वे दुनिया से न जाने कब बाहर ढकेल दिए जाएं। अपनी इस टिप्पणी में लेखक समाज में व्याप्त विषमता और संकुचित मानसिकता को बेनकाब कर दिया है। इस कहानी में खास बात यह है कि एक गरीब बेबस किसान के प्रति सारी सहानुभूति रखते हुए भी लेखक ने कहानी के वाचक मैं की मध्यवर्गीय द्वंद्व को भी अत्यंत साहस और सफलता के साथ उभारा है। मध्यवर्गीय मानसिकता की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि वह आदर्श को पहचानता तो है और उसे अपने जीवन में धारण करने का साहस नहीं कर पाता और अपनी इस विडंबना को तरह तरह के बहानों से न्यायोचित ठहराने की कोशिश करता रहता है। वनमाली जी के पास समाज के मूल गुणसूत्रों को पकड़ने की अभूतपूर्व क्षमता है। वे अपनी बात
बिना किसी नारेबाजी के बहुत ही सहज ढंग से करते हैं। इसीलिए उनकी कहानियों का स्थायी भाव मनुष्यता है, शोध नहीं। रेल का डिब्बा कहानी बहुत ही सचेत ढंग से, बहुत ही कम शब्दों में किसान जीवन की त्रासदी और गांवों से किसानों के पलायन की तरफ भी संकेत करती है। किसानों की मजदूर बनने की त्रासदी को भी यह कहानी इस मुद्दे को 1936 ढंग से प्रेमचंद ने अपने उपन्यास इस मुद्दे को 1936 में किंतु प्रेमचंद के पास उपन्यास का एक विस्तृत फलक था। किंतु प्रेमचंद के पास उपन्यास की छोटी सी संरचना में जिस कुशलता के साथ वनमाली जी ने यह कर दिखाया है वह अनुकरणीय है। कहानी के आखिर में वनमाली जी ने सुधींद्र नाम के एक सहयोगी के माध्यम से वैचारिक पाखंड पर जो प्रहार किया है वह प्रेरक। वनमाली जी ने अपनी इस छोटी सी कहानी में एक साथ कई मुद्दों को उठाया। उनका लेखन सहज का सौंदर्यात्मक अधिष्ठान है। वे हिंदी के उन लेखकों में हैं जिन्हें अपने विषय वस्तु पर अपार भरोसा है। इस बात को उनकी कहानी रेल का डिब्बा में भी देखा जा सकता है। इन्हीं विशेषताओं के कारण उनकी कहानी स्वाभाविक सहजता की रचनात्मक उपलब्धि बन गई। बहुत बहुत धन्यवाद कुणाल जी। एक बहुत ही दिलचस्प और ऐसी टिप्पणी है जो कहानी को रेशे रेशे साफ करती है और उसके निहितार्थों को, मंतव्य को हम तक बहुत आसानी से पहुंचाती है। कुणाल जी, इस बात की भी बधाई कि आपने बहुत अच्छा पाठ किया है। अब हम फिर कहानी के उसी मोड़ पर पहुंचते हैं जहां कुणाल ने हम लोगों को छोड़ा था कि हिंदुस्तान के किसान का दर्द, जिसको और ऐसा किसान जो विस्थापित हो गया है या विस्थापित हो रहा है। इसी संदर्भ में हम अभी पिछले महीनों में हमने जो अपने जिन विस्थापित मजदूरों को देखा, उनकी यात्राओं को देखा, उनके कष्टों को देखा, उनके संघर्ष को देखा, उससे जोड़ते हुए हम ये पाते हैं कि समस्याएं जो वनमाली जी के समय थी वही समस्याएं कमोवेश इस वक्त भी हैं और हम उनसे जूझने में उस तरह से सफल नहीं हो पा रहे हैं जिस तरह से हमको सफल होना चाहिए। और जिस ओर आशुतोष अपनी टिप्पणी में संकेत करते हैं सामाजिक पाखंड, वह सामाजिक पाखंड और आज भयावह और भयंकर हो गया है। और ये दुख है कि हमारा जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो हमारा तथाकथित प्रगतिशील वर्ग है, वो इन सब चीज़ों से विमुख होकर के अपनी सुख सुविधाओं की ओर विशेष तौर पर ध्यान दे रहा है। अब हमारे बीच में अध्यक्षता कर रहे हैं श्री बलराम गुमाश्ता, एक जाना पहचाना नाम, एक चर्चित कवि। इनके कई संग्रह हैं और जिसमें अभी कवि कपूत बहुत चर्चित हुआ है, बहुत पढ़ा गया है, उस पर बात भी बहुत ज़्यादा हुई है। तो मैं उनको सम्मानपूर्वक यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ। बलराम जी एक अपने समय के निराले कवि हैं और जिस तरह के आम कवि आजकल पाए जाते हैं उस तरह के कवि तो वे कतई ही नहीं है। अपनी विचारधारा में वो किसी बंधन को नहीं मानते हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि वो किसी विचारधारा में नहीं है। विचार उनके जो भी हैं वो किन्हीं पंक्तियों में बंद नहीं है, किसी पार्टी में व्यक्त नहीं किए जा सकते, किन्हीं लेखक संघों में व्यक्त नहीं किए जा सकते। उन्होंने सत्य को जिस तरह से देखा है उसी तरह सत्य से साक्षात्कार किया है और उसी तरह उसको व्यक्त भी किया है। एक ऐसा अनमोल कवि हमारे बीच में है, यह हमारे गर्व और गौरव की बात है। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि इस पूरे प्रसंग में आपने वनमाली जी की कहानी को सुनते हुए, उनकी कहानी को पढ़ते हुए और वनमाली जी के बारे में हम सभी मित्रों से बातचीत करते हुए
आपने जो बिंब अपने मन में पैदा उत्पन्न होने दिए हैं, जो आपकी जो धारणाएं बनी हैं, जो आपके विचार बने हैं, कृपया आप हमको संप्रेषित करें ताकि हम लाभान्वित हो सकें। आदरणीय बलराम जी। धन्यवाद मुकेश जी, कुणाल भाई और संजय जी। सबसे पहले तो इस बात के लिए आभार कि इस सुंदर यात्रा में, कथा यात्रा में शामिल होने के लिए मुझे अवसर मिला। और आज जब हम कोरोना 19 की वजह से ऑनलाइन और इस तरह से तकनीकी सहायता से कथा यात्रा को कर रहे हैं, तो वो स्मृतियां जो पिछले साल 2019 में हमने पुस्तक यात्रा के दौरान बहुत ही अविस्मरणीय था वो, और उसी का विस्तार ये समझिए आप कि उस समय करीब 50 जिलों में पुस्तक यात्राएं गई और 4 राज्यों को उन्होंने, उसमें बिहार था, झारखंड था, सक्रिय भागीदारी, मध्य प्रदेश था, मैं भी उसमें भी अवसर मिला। और करीब 1000 लेखकों ने देश के 4 राज्यों के उसमें भाग लिया। इस तरह से ये जो रचनात्मक यात्रा है आगे बढ़ रही है, और इसमें जो मार्गदर्शन है श्री संतोष चौबे जी जो अध्यक्ष हैं हमारे विश्व रंग के, और मुकेश वर्मा जी जो अध्यक्ष हैं वनमाली सृजन पीठ भोपाल के, आपके मार्गदर्शन और आपके इस उत्साहपूर्ण जो रचनात्मक यात्रा में हम सब भागीदार होते हैं, ये हमारा सुख बनता है। उसी सुख को बढ़ाते हुए आज हम यहाँ हैं। इसके पहले कि मैं आगे कुछ बात करूं, आज 2 महत्वपूर्ण हमारे साथी, एक तो विनीता जी, डॉक्टर विनीता चौबे जी का जन्मदिन है। उन्हें उनके जन्मदिन पर मैं और हमारे सारे साथी उन्हें हार्दिक बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। दूसरे हमारे इनर कोर विश्व रंग के साथी महेंद्र गगन जी हैं, उनका भी आज जन्मदिन है। तो ये 2 बड़े लोग, विनीता जी की तो पूरी छत्र छाया में जो आईसेक्ट ग्रुप ऑफ विश्वविद्यालय का जो भी विस्तार हुआ, जो भी परिवार बना, तो उन्हें बहुत बहुत बधाई। और इस यात्रा में भी उनका सहयोग हमेशा बना रहता है। आज ये जो वनमाली हमारे जो केंद्र हैं, करीब 110 केंद्र जो इस समय सक्रिय हैं, 150 हो गए हैं देश के विभिन्न शहरों में, गांवों में, कस्बों में। तो वो हमारी इस बात को, इस यात्रा को, इस रचनात्मक सुख को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसकी आज सख्त जरूरत है। जो समय है, जिस तरह का समय है, जो चिंताएं वनमाली जी की कहानी में हमने देखी, वो चिंताएं समाप्त नहीं हुई, जैसे कि आपने कहा, और उनके अलग अलग रूप सामने आते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि उसके लिए जो प्रतिरोध की भाषा है, जो रचनात्मक प्रतिरोध है, उसको मजबूत किया जाए। और संतोष चौबे जी के अध्यक्षता में विश्व रंग के बैनर के नीचे पूरे विश्व स्तर पर जिस तरह से ये जो यात्रा और वातावरण बनाया जा रहा है, बन रहा है, जिसमें तमाम एशिया के और नॉर्थ अमेरिका है और आपका यूरोप के देशों का साथ मिल रहा है, बहुत उत्साह से लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। और ये संदेश, ये यात्रा, ये रचनात्मक यात्रा सबका आपको देख भी रहे हैं पड़ाव पर है, उन सबका मैं यहाँ स्वागत करता हूँ जो साथी रचनाकार शामिल हैं। कथा देश के 18 खंड हैं, आज ये दूसरा खंड है। इसमें करीब 35 लेखक, महत्वपूर्ण लेखक रचनाकारों को इसमें रखा गया, और इसमें से एक प्रतिनिधि रचनाकार को हम लेते हैं जिसकी कहानी पाठ करते हैं, उसकी समीक्षा। और ये एक शामिल होने की प्रक्रिया है। वैसे तो पूरे 35 उसमें महत्वपूर्ण रचनाकार हैं, लेकिन हम एक रचनाकार को लेके उन समय की प्रवृत्तियों को और गतियों को पहचानने की कोशिश करते हैं कि रचनाकार ने अपनी कहानी में, अपनी कला में उन चीजों को किस तरह से रखा। इसके साथ ही जैसा कि हम जानते, कविता को तो कहा ही जाता कि गवाही है, समय की गवाही है, लेकिन कहानी को मैं ये मानता हूं कि वो ऐसी गवाही है जो पूरे आसपास को, उसके तापक्रम को, उसके समय को, मूल्यबोध को, सबको लेकर चलने वाली गवाही है।
जिसको कहते हैं ना कि एक रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, कोई अगर घटना होती है तो कहानी उस तरह का रिकंस्ट्रक्ट है जिसमें समय भी धड़कता है, वो समय कहानी में आएगा। तो इतनी जीवंत कला ये कहानी की है, जैसा कि आपने अभी रेल के डिब्बे में देखा। रेल की यात्रा दरअसल एक पूरे समाज की, ये कहिए कि एक पूरे देश की यात्रा जैसी है, जिसमें तमाम वर्ग, अलग अलग समाज और समूह उसमें शामिल हैं। एक सुंदर कहानी, जब रेल के डिब्बे की बात आई, मुकेश वर्मा जी की कहानी है जिसमें रेल मिथक है जी, खेलनपुर, और उसमें जीवन के सारे आयाम हैं, सुख है, दुख है, जीवन है, देश है। तो रेल एक प्रतीक बना, जीवन का, समय का एक प्रतीक बनता है, देश का प्रतीक बनता है, जिसमें सारे किस्म के समाज, उनकी मनोभावना, उनके विचार। अब यहाँ देखिए कथा जो हमने सुनी यहाँ, कितनी सुंदर कथा है। और ये जैसा कि विष्णु खरे कहते हैं, हमारे समय के महत्वपूर्ण कवि और विचारक, उनका ये कहना कि एक्सटेंशन है प्रेमचंद जो लिख रहे थे, लगभग वनमाली जी जो लिख रहे थे उसी समय। भाई 1934 में उनकी पहली कहानी आती है। अच्छा, वो संघर्ष का समय है जब गांधी की 1930 में तो आजादी की घोषणा कर दी गई, 26 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाएगा स्वतंत्रता दिवस, और 47 तक आते आते तो उस समय पूरा संघर्ष ये था मूल्य का, क्योंकि गांधी के पास हथियार नहीं थे, कोई पावर नहीं था, कोई ताकत नहीं थी, मूल्य ही उनकी ताकत थी। और ये था कि सारी रचना प्रक्रिया में, सारे जितने भी किस्म के प्रतिरोध हो सकते हैं रचनात्मक, उसमें ये जरूरी था कि हम उन मूल्यों को, बाद की विकृतियां और तमाही जो कहानी की तमाम विधाओं में या रचना की विभिन्न विधाओं में आपको देखने मिलती हैं, वो आजादी के बाद का समय है। लेकिन वो जो समय जब वनमाली जी लिख रहे थे, उस समय मूल्यों को बचाए रखने का वही एक ताकत थी आपकी, जिससे आप प्रतिरोध अंग्रेजों का या बाहर का या तमाम किस्म की बेईमानियों का आप प्रतिरोध कर सकते थे। अब ये पूरी जो यात्रा इसमें रेल में चलती है, आप देखें तो उसमें एक गरीब है, किसान है। अब आप देखिए वहां से कितनी कालजयी रचना है। आज जो अभी एक अध्यादेश, अभी जो हमने कानून बनाया किसान का, जिसमें वो जमीन अपनी किसी व्यापारी को देगा, रहन रखे, देखिए उसकी कल्पना रचनाकार की उस समय, वो कितने साल पहले 1930-34 के आसपास ये भी कहानी होगी मेरे ख्याल। वो वहां देख रहे हैं कि वो उसकी जमीन को साहूकार ने छीन लिया है, और विस्थापन की जो पीड़ा है, आज देश में करीब 6.5 करोड़ से ऊपर लोग विस्थापित हैं इस तरह से, और आत्म विस्थापन अलग, वो भी चिंता का विषय है रचनाकार का, कहानीकार का, कवि का, और जो हम बाकी विधाएं हैं उनका, कि हम उनको प्रमुखता से उस विषय को उठाएं आज, क्योंकि ये पूरी मानव जाति की त्रासदी की समस्या है। अभी जो विरोध हो रहा है, जो किसान को लेके जो है, उसमें ये शंका व्यक्त की जा रही है कि वो जो जमीन अगर वो रहन पर रखता है, तो वो जो मल्टीनेशनल है, जो व्यापारी है, उसको किस तरह से शोषण किसान का करेगा। और ये जो कहानी में बैठा हुआ किसान है, जिसकी रहन रखी जमीन को उसने कब्जा कर लिया है साहूकार ने, आज से लगभग 70-80 साल, 100 साल पहले की बात। लेकिन वो जो तकलीफें हैं, वो जो शोषण की प्रक्रिया है, वो समाज में लगातार है, एक निरंतर प्रक्रिया है, और वो निरंतर प्रतिरोध मांगती है, विरोध मांगती है। इसलिए ये कथा यात्रा बहुत जरूरी है, ये रचनात्मक यात्रा बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर वो लगातार है तो उसका प्रतिरोध लगातार होना चाहिए, और रचना में वो चीज सामने आनी चाहिए। अब आप उसमें देखें कि कितनी गरीबी है उसकी, और वो उसमें एक किस्म का आत्मसम्मान भी है। बात भीख मांगने की आती है, ये भी कहता है लेखक कि भाई अगर ऐसा था तो कुछ दिन भीख मांग लेते, कहीं से जुगाड़ कर लेते, तो उसका आत्मसम्मान आड़े आता है। लेखक ये भी देखता है कि किस तरह से व्यवस्था के खिलाफ कल में जो डाकू, चोर इस तरह के कहे जाते हैं, वो किस तरह से निर्मित होते हैं, क्योंकि वो न्याय से उनको वंचित रखा जाता है, सामाजिक न्याय उनके साथ नहीं है, सम्मान की स्थितियां नहीं है, और अगर वो अपना भरण पोषण भी नहीं करेगा तो कल में जाके उसकी जो हालत होगी, सामाजिक जो स्थिति बनेगी उसकी, तो पेट भरने के लिए वो चोरी करेगा। तो इस तरह की भी सब ख्याल लेखक के दिमाग में आगे तक का भविष्य उसका दिखता है, और वो एक पूरी प्रक्रिया को यहाँ बताते हैं कहानी के माध्यम से, कि किस तरह से जिसको समाज में चोर, उचक्का या डाकू या चोर ऐसा कहा जाता है, उसके बनने की प्रक्रिया भी दिखा रहे हैं। और इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, जब वो कहता है कि नहीं सर,
हम मजदूर हो जाएंगे। यहाँ भी उनको शक लगता है कि जो किसान का स्वाभिमान है, वो जो स्वाभिमान है, क्या मजदूर बन के वो बचा रखेगा? क्योंकि किसान जो पैदा कर रहा है, जो जमीन से संगत करके अनाज उपजा रहा है, जो अपना श्रम उसमें लगा रहा है, तो उसका जो आत्मसम्मान का भाव बोध है, अगर वो आदमी मजदूर बन जाता है, गुलाम बन जाता है, किसी टाटा एक सिंबलाइज करता है मल्टीनेशनल को, उस समय भी देखिए जो वो संकेत कर रहे हैं वो ये कि वो टाटा के लिए जा रहा है, टाटा नगर जा रहा है, वहां पे वो मजदूर होगा। तो लेखक की चिंता ये है कि ये मजदूर होके भी ये जो स्वाभिमान यहाँ ये दिखा रहा है, जो बातचीत में ये कहता है कि सर भीख नहीं मांगेंगे हम, क्योंकि वो तो हमारे उसमें नहीं है, हमारे इसमें आता, हम तो मेहनती हैं, हम मेहनत कर लेंगे। तो चिंता लेखक की ये हो जाती है कि अगर ये मजदूर बना तो मजदूर में जो मालिक और गुलामी का रिश्ता है, क्या मानवीय सम्मान, मानवीय गरिमा, बहुत बड़ी कहानी उन अर्थों में कि ये मानवीय गरिमा के पक्ष में खड़ी कहानी है। कोई भी रचना अगर मानवीय गरिमा और उसके सम्मान के लिए संघर्ष करती है, उस बात को सामने रखती है, तो मैं समझता हूँ वो बहुत महत्वपूर्ण रचना है और बहुत सफल रचना है। और हमारे समय को कहानी को लिखे 100-125 साल हुए होंगे। पूरी कथा यात्रा जो है, उस समय इतनी प्रांजल भाषा, आप भाषा पे अगर ध्यान दें, कितनी साफ सुथरी हिंदी आपकी कितनी विकसित हुई, और उनके वाक्यों की बनावट देखें आप, कितनी उनमें सघनता है। और एक और बात आती है बीच में, विष्णु खरे ने उसका जिक्र भी किया है कि वो इंटेंसिटी पे जोर देते थे, तीव्रता जो है, तो कहानी में जिस तरह की इंटेंसिटी और एक नाटकीयता जो है, तो जो तनाव है, जो आयरनी है, किस तरह से विकसित की जाए, और नाटकीयता से वो चाहते थे कि वो ज्यादा प्रभावी, उनका जो प्रस्तुति है वो ज्यादा प्रभावी हो सकती है। और हमने देखा कि जब इन कहानियों को नाट्य रूपांतरण किए गए, तो नाटकीय जो प्रसंग, जो बनावट है उसकी, जिस तरह के बिंब उसमें 3 आयामी बिंब उसमें मिलते हैं, वो बड़ी मदद करते हैं वो उनको नाटक में परिवर्तित करने के लिए, बहुत प्रभावशाली। हमने जिल्द साज का, आपको याद है बिलासपुर में हमने उसका बहुत सुंदर प्रस्तुति देखी कलाकारों की। अब आप देखिए कि एक रचनाकार उस समय की जो जरूरत है, विष्णु खरे को अगर मैं रेफरेंस में कहूँ तो 2-3 बातें उन्हें बड़ी महत्वपूर्ण कही कि एक तो ये प्रेमचंद स्कूल के कहानीकार थे वनमाली जी। वो लिख रहे हैं कि जैनेन्द्र स्कूल के कहानीकार जो थे, पति पत्नी के संबंधों और इनके प्रेम संबंध और इनकम पे, इस पे काफी जैनेन्द्र जी का है, लेकिन यहाँ मर्यादा और उसमें प्रेम की बात होती है, क्योंकि वो वीडियो देखिए। अच्छा, और ये वर्ग और जाति वाले भी पात्र हुआ करते थे इसमें, ताकि उनके जो संगतियां हैं जाति की, समाज की, वर्ग की, उनको भी वो उसमें डिपिक्ट कर सके, उसमें शामिल कर सके। अब उसमें मुस्लिम है वो लेडी जो विधवा है, उसमें जिल्द साज, और वो जो जिल्द बनाता है लड़के के लिए, वो जिल्द बनाने किताब के लिए आती है, और उसको भी मदद की जरूरत है, उसकी पति नहीं है, और इसको भी कायदे से आजकल तो लिव इन में दूसरे दिन छोड़ दिया जाता है, मूल्य का यह हाल, लेकिन वो अपने पति और उसके चक्कर में वो अपना सम्मान बनाए रखना चाहती है, और अपना जो पूर्व पति है, जो नहीं है पति उसका, उसके प्रति उसकी आस्था, उसका प्रेम, उसका विश्वास अडिग है, क्योंकि उस समय इसकी जरूरत थी समाज को। और सामाजिक यहाँ पे वनमाली जी मतलब एक ही परिवार में, एकल परिवार नहीं, समाज की वो जो संरचना जो प्रेम संबंधों पे निर्धारित है, बची हुई थी, बनी हुई थी, जो हमारी ताकत थी समाज की, उसके पक्ष में भी वो उनकी कहानियों में पात्र आते हैं। व्यंग भी लिखे हैं उन्होंने उस समय, और बाद में व्यंग निबंध भी हैं, और करीब 100 कहानियां हैं उनकी, और लगभग सभी महत्वपूर्ण पत्रिकाएं, जैसा कि बताया गया, सरस्वती, कहानी, विश्वमित्र, विशाल भारत, लोकमित्र, भारती, माया, माधुरी आदि में उन्होंने लगातार अपना जो है उनकी कहानियां प्रकाशित होती रहीं, और वो एनसीईआरटी में भी थे, शिक्षाविद थे, गांधी जी से बहुत प्रभावित थे, और उनने उसमें प्रौढ़ शिक्षा में भी काम किया, और वो सारा जो अनुभव जीवन का है, क्योंकि गांधी के पूरा आंदोलन है इस समय ये लिख रहे हैं, और बाद का, आजादी के बाद वाला जो हिस्सा है, जिसको हम कहेंगे ये 47 के बाद वाला, 1947 का,
स्वतंत्रोत्तर जो युग है उसमें अनेकवाद, विमर्श और आंदोलनों और स्वप्न भंग, इसकी तमाम कहानियां जो लिखी गई। तो बाद की कुछ कहानियों में आपको ये वाली प्रवृत्तियां जो हैं आपको बहुत प्रमुखता से वहाँ मिलती हैं। अब 70-65 में कथित शिल्प में परिवर्तन हुआ, 70 में समकालीन कहानी की अवधारणा बनी। इस तरह से ये पूरी प्रक्रिया चलती है। 90 में दलित विमर्श और नया स्वर कहानी को मिला, आक्रामकता उसमें शामिल हुई, प्रतिक्रिया, प्रतिहिंसा कहानी की मूल वृत्तियां बनी। तो ये सारा हमने, ये जो काम आपने एक पवित्र काम किया है 18 खंडों का, ये पूरी यात्रा हमारे समाज की, हमारी भाषा की, हमारी पूरी एक जिसको कहना चाहिए एक देश की एक जीवन यात्रा जिसको कह सकते हैं। 80-90 करोड़ आदमी हिंदी बोलता है, तो उसका पूरा किस तरह संस्कार बना, किस तरह यात्रा जीवन की चली। क्योंकि ये जो आपका 18 खंड है, मेरा ख्याल है ये इतना बड़ा काम है कि देश में अभी तक नहीं हुआ। और अगर आपकी इतनी बड़ी भाषा है जो आज विश्व लेवल पर पहचानी जा रही है और उसको सम्मान मिल रहा है, और उसके पास अगर अपना इतिहास नहीं हो, उसके पास अगर अपना ये न पता हो कि उसके लेखक कौन थे और सब बगरा वो बिखरा था, आपने डॉक्यूमेंटेशन जो किया है वो इतना महत्वपूर्ण काम है। क्योंकि पूरे समय को आपने पिछले लगभग 125 साल के समय को, और लगभग इसमें 600-650 लेखक, 650 लेखक जैसा कि आपने कल बताया, उनको आपने इसमें लिया है। अब ये पूरा उस समय को, देश काल को, उन वृत्तियों को, प्रवृत्तियों को, हमारे संघर्ष को, आजादी की सारी यात्रा को, और वो जो स्वप्न आजादी में देखा गया, क्यों सर, उसके बाद उसके टूटने की, और फिर बाद के जो विमर्श हैं जिसमें महिला विमर्श, महिला विमर्श तो खैर इनके यहाँ भी, वनमाली जी के यहाँ भी आपको देखने में मिलता है, जिसमें महिला पढ़ने की बात करती है कि ठीक है आपने अच्छे घर में हमें भेज दिया, लेकिन मेरे को पढ़ना भी है। तो इस तरह के भी सवाल, शिक्षा को लेके उनके तमाम जो प्रॉब्लम, मतलब जो समस्याएं हैं, उनको भी उन्होंने अपनी कहानियों में लाने की कोशिश की है। तो आप उस तरह से अगर देखें तो वाक्य विन्यास, कसी हुई भाषा, छोटी कहानियों में तो खास तौर से बड़ा सौंदर्य है ये, और मनोवैज्ञानिक विश्लेषण तो बहुत गजब का। इसमें देखिए वो जैसे उसके भी मनोविज्ञान को पढ़ने की कोशिश करते हैं किसान के, तो ये तमाम चीजें बहुत रेखांकित करने वाली हैं जो काफी प्रमुखता से इन कहानियों में मिलती है। स्त्री पात्र प्रेम रस से भरे हुए हैं पर मर्यादा के भीतर है। स्त्री समानता और आत्मनिर्भरता के प्रश्न भी एक पराया धन कहानी है, उसमें उन्होंने बड़ी शिद्दत से उठाया है। और विस्थापित मजदूर की कथा के बारे में तो हमने ये एक प्रमाणी देखा, अभी जो रेल का डिब्बा हमने कहानी सुनी, और इसमें सामाजिक अन्याय के प्रति जो एक सशक्त उनका विद्रोह, मतलब कहना चाहिए जो एक संघर्ष है, वो उस कहानी के माध्यम से दिखाते हैं। एक मध्यम वर्गीय समाज का आदमी कितना संघर्ष में खड़ा होता है ये भी इससे मालूम पड़ता है। वो विचार तो करते हैं, बात तो करते हैं, लेकिन उनकी भी सीमा है, अपनी सीमा है। चाहते हैं कि टिकट कटा दें उसका, लेकिन उनके पास भी पैसे नहीं है। ये तमाम चीजें उसमें आती हैं जो उस समय के समाज को और लगभग आज के समय के समाज को भी उन कहानियों में देखने को मिलता है। नकली लेखकों के वर्ग संघर्ष में जो बाद में बात कही गई, जिसमें वो प्रगतिशील, एक नाम भी उन्होंने ऐसा दिया है कि उस समय बंगाल में ये आपका प्रगतिशील आंदोलन और तमाम मार्क्सवादी आंदोलन भी चल रहा, तो सुधींद्र से बंगाली जैसा नाम समझ में आता। तो सिंबॉलिकली उन्होंने बंगाली तो नहीं कहा, लेकिन जिस तरह से जिस समाज में उस तरह की विचारधारा आ रही थी, अब चूंकि ये आयातित थी तो ये गांधी से जुड़ने में असमर्थ थी। दूसरी तरफ आरएसएस वाले थे, वो गांधी से जुड़ने में असमर्थ थे, क्योंकि उनका जो राष्ट्रवाद और उनकी जो दिक्कतें थी, जो छोटापन था, वो उसको जोड़ने में मुश्किल कर रहा था। तो ये तमाम चीजों को भी उनने अंततः गांधी लास्ट आखिरी में कांग्रेस के लोग भी जो थे आजादी के बाद, लगभग उस समय जब आजादी हो रही तभी उसे बाहर छिटकने लगे, और वो लोग जिनकी टिकट मिल गई थी वो बर्फ पर लेटे हुए थे। एक ऐसा सिस्टम बना, एक ऐसा साधन बना जिस स्वतंत्रता की कल्पना की गई थी जो सबके सर्वजन हिताय हो, उसकी जगह क्या हुआ, जिनके टिकट थे, जिनके बर्थ थे, उनकी सुरक्षा में वो शासन लगा, उनकी सुरक्षा में वो ताकतें लगी, और जो आम जन था, जिनका टिकट भी था, अगर वो सुपात्र भी थे और नागरिक भी थे, तब भी उनके अधिकारों की ना तो कोई सुरक्षा थी
न उनके लिए कोई खड़ा होने वाला था, न तंत्र उनको बोलने वाला था। और गरीबों के हालत तो ये थे कि अगली स्टेशन पर उतार के उसको नीचे फेंक दिया गया, जिसके खाने की भी व्यवस्था नहीं। और वो दिखाता है कि उस समाज की विसंगतियों में कोई बहुत बदलाव नहीं हुआ है। एक और बात कही जाती है, बार बार चिंता होती है कि वनमाली जी जिस पाए के लेखक थे, प्रेमचंद उसमें वो कितने वरिष्ठ थे, और 100 कहानियां, जबकि सब जगह जैसा मैंने कहा तमाम प्रमुख पत्रिकाओं में वो लगातार छप रहे थे। फिर विष्णु खरे कहते हैं कि वो ऐसा कुछ अपनी कहानियों और अपनी रचनाओं के लिए उत्साहित नहीं थे। जब वो मिले विष्णु खरे, उनसे खंडवा में मिले, स्कूल में पढ़ते थे विष्णु खरे, तो ये जिक्र आता है, विष्णु खरे को बार बार लगता है कि वो मेरी रचनाओं के बारे में तो पूछते हैं, मेरी कहानी, मेरा सब, मेरे तो वो पिता की तरह है, ऐसा भी लिखते हैं कि मेरे तो वो एक किस्म से मार्गदर्शक पिता की तरह है। वो अपने पिता से तो बल्कि झगड़ा था उनका। तो वो कहते हैं कि भाई ऐसा आदमी वनमाली जी, जो जगन्नाथ प्रसाद चौबे जी, वो कभी जिक्र ही नहीं करते थे कि वो भी लिखते हैं। और एक जगह और वो लिखते हैं कि 7 बेटियां थी उनकी, तो वो ये सोचते थे विष्णु खरे कि भाई कैसे करेंगे ये आदमी, ये तो टीचर है, शिक्षक है आदमी। तो वो भी चिंता कभी वो उस तरह की शेयर नहीं करते थे। और बाद में ये पता चला कि वो दूसरे की बेटियों की शादी में मदद करते थे। मतलब ये जो रचनाकार है, जो सचमुच के जीवन में किस तरह से व्यवहार करता है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। डिसिप्लिन के लिए कहते हैं उनका बस्ता था, राष्ट्रपति पुरस्कार उन्हें मिला हुआ था। और जाहिर है कि उस समय जो शिक्षक, हम लोग अपने शिक्षकों को याद करते हैं जिनने हमें आदमी बनाया, मनुष्य बनाया, वो मूल्य हमें दिए। अभी मैं गया था गांव, तो अपने वो शिक्षक जो लोकनाथ पटेल हुआ करते थे, जिसने मेरा जीवन में, मतलब वो, हालांकि उस समय तो वो पता नहीं शाखा आखा भी जाते थे, बाद में पता चला, और घोड़े पे आते थे वो बंदूक लेके, उनका भाई से झगड़ा था, तो आके हम लोगों को बड़ी बड़ी बातें सुनाते थे, हम लोग बड़े प्रभावित रहते थे उनसे। तो एक दिन मैंने कहा उनसे कि आप तो मास्टर साहब इतने सब हम लोगों को बताते हैं, मनुष्यता, फलाना, जीवन, संबंध, मनुष्यता, भाई बंद, आपके भाई से ही झगड़ा है और आप घोड़े पे आते हो बंदूक लेके, उनके भाई को मारोगे आप। मैंने कहा आप कभी विचार करो, अपने भाई से मिल लो तो दुनिया भर का झगड़ा झंझट। बाद में पता चला कि दूसरे तीसरे दिन वो शायद भाई के पास गए और उन्हें चरणों में छुए, बंदूक अपनी फेंक दी, जमीन का झगड़ा था क्या था। फिर वो थोड़ा थोड़ा गांधीवादी हो गए, पहले वो आरएसएस टाइप के आदमी थे, फिर वो हमें भी बहुत मारने लगे, जबकि हम स्टूडेंट थे उनके। तो उस समय इस तरह के भी शिक्षक हुआ करते कि अगर आप उनको याद करें, तो खंडवा में तो बहुत सारे शिक्षक, उनके तमाम स्टूडेंट भी इकट्ठे हुए और उन्होंने उनके बारे में तमाम जो व्यक्तिगत जो है बातें सामने आई। एक बात जो बार बार दुखद लगती है कि आखिर बात क्या थी, तो यहाँ मुकेश वर्मा जी का एक लिखा हुआ अंश मैंने नोट करके लाया था कि आखिर क्या बात थी कि इतने बड़े रचनाकार के उत्साह में कमी थी, या वो समय से आगे का लिख रहे थे इसलिए उस तरह से उनको नहीं लिया गया, या उस समय भी गिरोहबंदी थी। तो मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा और मुकेश वर्मा जी की इन लाइनों के साथ। 21वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में साहित्य में ठगों और पिंडारियों का एक ऐसा हंगामा खेज प्रकोप हुआ और महामारी की तरह चहुओर फैला कि सच्चे रचनाकारों का श्राद्ध पक्ष शुरू कर दिया गया। और मेरा ख्याल है ये आज के लिए नहीं है, 19वीं सदी प्रारंभ होती है तब भी रचनाकारों के इस तरह के ग्रोह, प्रवृत्तियां और पिंडारियों के ग्रोह रहे होंगे, जो सचमुच के रचनाकारों को, उन रचनाकारों को जो अपनी सही जगह जिनकी यहाँ होनी चाहिए, जहाँ उनकी पहचान होनी चाहिए, उससे रोकते रहे हैं। और धंधे वालों के इस तरह से बड़े बड़े नेटवर्क और गिरोह और बड़े बड़े संगठन, जिन्हें ये सब रचनात्मक काम किए करना चाहिए थे, कथा देश उन संगठनों को लाना चाहिए था, कथा देश उन देशों को लाना चाहिए था, या उन प्रदेशों को लाना चाहिए था, तो ये सारा काम आपके जिम्मे छोड़ दिया गया है। तो मैं बहुत शुभकामनाओं के साथ आपकी इस कथा यात्रा की सफलता की कामना करता हूं। और आपने मेरे को यह अवसर दिया, इस प्रेम से आपने यहाँ बुलाया, छोटी मोटी समझ के मुताबिक मैंने अपनी बात आपके सामने रखी और आपने इसको सम्मान दिया। मैं मुकेश वर्मा जी का
आदरणीय संतोष चौबे जी का, कोणाल भाई का, संजय भाई जो हमारे हमेशा साथ में इस यात्रा में है, आगे आगे चलते हैं। झंडा संजय के हाथ में रहता था। एक जमाना था जब हम नारे लगाते हुए और हम लोग सब, क्या आनंद आता था, लेकिन वो समय फिर आएगा, हम फिर मिलेंगे। फिलहाल आप सब मित्र जो यहाँ जुड़े हुए हैं, मैं सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ और आपसे प्रार्थना करता हूँ कि ये हमारा यह कथा यात्रा का सिलसिला है, इसमें शामिल होइए। इस यात्रा में आपको आनंद आएगा। रोज आपके दोस्त, आपके मित्र आपसे मुलाकात करेंगे और कथा में हम कथा को सुनेंगे, उसके साथ अपनी यात्रा जारी रखेंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद बलराम जी। एक बहुत दिलचस्प उद्बोधन उनका रहा और बनमाली जी के व्यक्तित्व का, उनके लेखक व्यक्तित्व का उन्होंने बहुत अच्छा विश्लेषण किया हुआ। उन्होंने कुछ संकेत भी दिए, क्योंकि वो कवि हैं और कवि बहुत ही सूक्ष्म तौर पर चीज़ों को उठाता है, संकेत अधिक करता है। तो उन कुछ संकेतों को मैं बोलने का थोड़ा प्रयास करूंगा। एक तो बनमाली जी के जो विमर्श की बात की, दलित विमर्श की बात की बलराम ने, और स्त्री विमर्श की बात की, जो इस समय हमारे समय के मुहावरे हैं, हमारे समय के प्रसंग हैं, उन दलित विमर्श को और स्त्री विमर्श को बहुत खूबी के साथ बनमाली जी ने अपने रचनाओं में उठाया है। आप देखेंगे कि उनकी रचनाओं में वंचित तबके के लोग बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। जैसे जिल्दसाज का जिल्दसाज आप देखें, संतरे वाली जो कहानी है उसकी चंपा एक सभ्य कहानी है, उसका अधिकारी, और इसी कहानी रेल का डिब्बा में वो जो मजदूर का परिवार है। तो अधिकतर उनके जो पात्र हैं वो वंचित वर्ग से आते हैं। इस तरह से बाद में हमने जो दलित विमर्श की और गरीब के विमर्श की बात कहानियों में प्रधानता से पाई, उसकी जो जड़ें हैं, उसके जो बीज हैं, वो हमको बनमाली जी की कहानियों में मिलते हैं। यही बात स्त्री विमर्श के बारे में भी कही जाती है। साथ ही उन्होंने जो वंचित समाज के चरित्रों को लिया, बलराम जी की यह बात बहुत ठीक है कि उनके चरित्रों में आत्मसम्मान है। वो उस तरह के दबे हुए लोग तो हैं, शोषित हैं, वंचित हैं, लेकिन उनमें कुछ कर गुजरने की तमन्ना है। वो अवसर की मांग करते हैं। वो जो जैसा कि कोणाल ने अपनी कहा है, इस कहानी में पढ़ा कि बाबूजी ये कंबल, ये आपका कंबल मेरा कहाँ कहाँ साथ देगा, मुझे तो अपने बीवी बच्चों के लिए काम चाहिए। तो इस बात को आप अपने उन विस्थापित मजदूरों से जोड़िए जो कि काम की ही तलाश में अपने घर वापसी इन्होंने की थी। अगर हमको महानगरों में काम नहीं मिल रहा तो हम अपने गांव में, अपने घर, अपने देश जा करके इस काम को ढूंढेंगे। तो बलराम जी ने बहुत अच्छे संकेत किए और इन मध्यवर्गीय पात्रों के दोहरे चरित्र की ओर उन्होंने इशारा किया। उनको भी बनमाली जी ने बहुत खूबसूरती के साथ उस पाखंड को, उस विभ्रम को सामने रखा है। बलराम जी, मैं ये कहूँगा कि इस वक्त मैं जो कमेंट्स देख रहा हूँ उसमें आपको बहुत सारी शुभकामनाएं दी जा रही है। कमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, मैं उनको सभी को नहीं पढ़ पाऊँगा। इसमें अशोक गौर ने बहुत सराहना की है और यदुवंशी जी हैं, उन्होंने अत्यंत भावपूर्ण आपके उद्बोधन को पाया है। और हमारे एक मित्र हैं अरुणेश जी, उन्होंने तो आपको बहुत शिद्दत से याद किया है और बनमाली जी के बारे में आपने जिस तरह से चीज़ों को खोला है उसकी उन्होंने सराहना की है। और आपकी जो पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की बात आपने की थी, उसके से भी वो बहुत प्रभावित हुए हैं। तो मित्रों, ये एक कवि का जो उद्बोधन था एक कहानीकार के प्रति, मैं इसको इसलिए महत्वपूर्ण मानता हूँ क्योंकि कवि ही बहुत बेहतर तरीके से कथाकार की बात को सामने रख सकता है। कथाकार तो अपनी बात रखता ही है
और कहानी लिखने के बाद वो वहाँ पर रुक जाता है। लेकिन उसके सूत्रों को खोलना, यहाँ एक और आलोचक का काम है, वो अपनी भाषा में करता है, लेकिन जब कभी उन सूत्रों को खोलने की कोशिश करता है, उनके बारे में बयान करता है, उनका बखान करता है, तब वह अद्भुत होता है। और ऐसा ही एक अद्भुत प्रसंग आज उपस्थित हुआ है। मैं बहुत दिल से बलराम जी को मैं धन्यवाद देता हूँ। यद्यपि हमारा औपचारिक आभार हमारे मित्र संजय सिंह इस भूमिका को निभा रहे हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूँ, संजय जी, आप हम सभी अपने पाठकों का, अपने श्रोताओं का और जिनने इस कार्यक्रम में सहयोग दिया उन सबका आभार व्यक्त करें। धन्यवाद। धन्यवाद सर। रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय, वनमाली सृजन पीठ, आइसेक्ट पब्लिकेशन, टैगोर विश्व कला एवं संस्कृति केंद्र के इस महाआयोजन विश्व रंग टैगोर अंतर्राष्ट्रीय साहित्य एवं कला महोत्सव में यहाँ पर बहुत ही सार्थक चर्चा हुई। आज कथा यात्रा का यह तीसरा पड़ाव था और अध्यक्षता कर रहे वरिष्ठ कवि आदरणीय बलराम गुमास्ता जी ने आज पूरे कथा देश के जो हमारे 18 संग्रह है उन पर तो अपनी बात रखी ही, और आज जो वनमाली जी की कहानी का पाठ हुआ उस पर भी उन्होंने उनके कहानी के साथ साथ वनमाली जी के पूरे कथा संसार को, साहित्य संसार को उन्होंने बहुत ही सलीके के साथ यहाँ हमारे सामने प्रस्तुत किया। बहुत ही एक जैसा कि मुकेश वर्मा जी ने कहा कि कवि एक अलग ढंग से चीज़ों को सामने रखता है और गद्य को रखता है। और वर्मा जी की एक बात और मुझे याद आती है कि जो बहुत अच्छा गद्य लिख सकता है उसे कविता की समझ होना चाहिए, तो गद्य भी उतना ही अच्छा होता है। तो बलराम गुमास्ता जी का बहुत बहुत हार्दिक आभार। उनका मार्गदर्शन हमें हमेशा मिलता रहता है और आज भी उन्होंने जो यह विचार व्यक्त किए हैं वे सारे कहानी जगत के लोगों के लिए भी बहुत सार्थक सिद्ध होंगे। उनका बहुत बहुत हार्दिक आभार। आदरणीय मुकेश वर्मा जी जो हमारे वरिष्ठ कथाकार हैं और साथ ही वनमाली सृजन पीठ के हमारे अध्यक्ष हैं, कथादेश के जो 18 खंड हुए हैं, प्रकाशित हुए हैं, उनका संपादन आपने किया है। इसके प्रधान संपादक संतोष चौबे जी हैं। तो एक विरल कथा संग्रह, कथा कोश ये बना है और ये कथा उसी पर आधारित ये कथा यात्रा का तीसरा पड़ाव रहा है। तो सर के साथ में हम लोग भी इस यात्रा में शरीक हैं और भाई कुणाल सिंह जी ने बहुत ही शानदार कहानी पाठ किया और उसके साथ में उन्होंने टिप्पणी का भी पाठ किया, उसके लिए भी उनका बहुत बहुत हार्दिक आभार। और साथ साथ में इसमें हमारे कई साथी हैं जो लगातार इस पूरे आयोजन में हमारे साथ में हैं, उन सबका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। उसके पहले विश्व रंग के स्वप्न दृष्टा संतोष चौबे जी का बहुत बहुत हार्दिक आभार कि वे स्वप्न देखते हैं और बड़े स्वप्न देखते हैं और उनमें हम लोगों को भी सम्मिलित करते हैं। हम लोग भी उस स्वप्न में उनके साथ में चलते हैं और बहुत कुछ अपने जीवन के लिए, समाज के लिए, समुदाय के लिए हम लोग पाते हैं कि हम भी कुछ सार्थक कर सके उस यात्रा के अंदर। तो आदरणीय संतोष चौबे जी का भी बहुत बहुत हार्दिक आभार। और साथ में मैं जो हमारे साथ में पूरी टीम है, एक पूरा टीम वर्क इस पे चल रहा है। आदरणीय महिप निगम जी जो हमारे आइसेक्ट पब्लिकेशन के प्रबंधक है, उनका हार्दिक आभार। देवेंद्र जी है, सौरभ भाई है, आशीष भाई है, प्रशांत सोनी जी जो सुधार और संयोजन का काम हमारे साथ देख रहे हैं, और तकनीकी रूप से जो पूरा इसका काम देख रहे हैं वेंकटरमन अय्यर जी, उनका विशेष आभार है। ये सब नेपथ्य में काम करने वाले वे लोग हैं जिनके बिना इस तरह के जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जो कार्यक्रम हो रहे हैं वो संभव नहीं हो सकते। तो आप सबका बहुत बहुत हार्दिक आभार और इसी आशा के साथ कि हम अगले शुक्रवार, शनिवार, रविवार पर फिर कथा यात्रा के नए पड़ाव पर साथ में चलेंगे और आप भी हम लोगों के साथ में रहेंगे। तो आपको आमंत्रित करते हुए मैं यहाँ पर इस कार्यक्रम को विदा देता हूँ और आप सबका पुनः बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।
इससे पहले कि हम आज विदा लें, आईसेक पब्लिकेशन की तरफ से आज जो हमारे बीच अतिथि उपस्थित हुए हैं, हालांकि अतिथि कहना उचित न हो गए, हमारे ही हैं, श्री बलराम गुमास्ता जी को हम अपनी आईसेक पब्लिकेशन की तरफ से एक भेंट देना चाहेंगे। मैं आग्रह करता हूं श्री मुकेश वर्मा जी से, जो आईसेक पब्लिकेशन के गार्जियन है, वो श्री बलराम गुमास्ता जी को भेंट। इसमें आएगा सब कुछ है। ये आईसेक पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित नए सेट की किताबें हैं। श्री बलराम गुमास्ता जी। मुस्कुराओ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले हफ्ते 9 तारीख को शुक्रवार को हम फिर उपस्थित होंगे 7 बजे, एक नए खंड के साथ, एक नए अतिथि के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप लीव कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद। सब लिख के लाए तो भूल गए। अच्छा, मैं देख रहा हूँ, मुझे याद आ मैं बोल नहीं, स्पॉन्टेनियस मेरे को ज्यादा सूट। लेकिन अच्छा बोला मैंने सर। आपके संकेतों को मैंने फिर प्रस्तुत हाँ। नहीं, आप जबकि अध्यक्ष की बात नहीं बोलना चाहिए, नहीं, नहीं, लेकिन आप लाइट बंद कर दो। हमारे